नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली स्वच्छ दिवाली हो, शुभ दिवाली हो, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की कर रहे हैं खरीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा है कि प्रकाश और खुशियों के महापर्व दीपावली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह महापर्व संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करे और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि रोशनी का यह त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्जवल कल का प्रतिनिधित्व करता है। रामनगरी अयोध्या में भी दीपोत्सव पर शनिवार को 24 लाख दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना है। इस मौके पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो के नव्य अयोध्या जी के मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व सभी के जीवन में उन्नति, सुख और समृद्धि लेकर आए, यही ईश्वर से कामना है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित करने पर न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने सराहना की है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय और भारतीय अमेरिकी समुदाय को उनके वर्षों के समर्पित वकालत की श्रेय दिया। दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान भी सीमा पर दीपावली का पर्व मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का पर्व मनाया। भारतीय सांस्कृतिक संघ ने श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से दिवाली समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन भी शरीक हुए। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा दिवाली और रामायण की प्रासंगिकता पर भी एक एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित की गई। दिवाली के उत्सव के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह सुबह आरती की गई। गुजरात के गांधीनगर में दिवाली की पूर्व संध्या पर अक्षरधाम मंदिर को लगभग 10,000 दियों से सजाया गया। गुजरात के राजकोट में दिवाली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का भी आयोजन किया गया। वहीं दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बरेली पुलिस लाइन में 21,000 दिए जलाए गए। दीपावली के अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर के कलाकार ने 14,000 वर्ग फुट की रंगोली बनाई है। दिवाली के अवसर पर भक्तों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा की और सरोवर में पावन स्नान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष सर जेम्स क्लेवर्ली और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के रिश्तों को मधुर और प्रगतिशील बताया है। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति मिलेगी। उम्मीद है कि विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगले कुछ महीनों में होने वाली संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 और दोनों देशों की नौसेनाओं की समन्वित गश्त का 5वां अभ्यास कोरपेट विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं के पोतों और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर संयुक्त गश्त की और आपस में समन्वय को बेहतर बनाने के लिए समुद्र में अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के कुठार, किल्टन पोतों और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने अभ्यास में भाग लिया। द्विपक्षीय अभ्यासों और समन्वित गश्त से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग मजबूत हुआ है। भारतीय वायुसेना का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर तक दुबई में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लेने के लिए दुबई के अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। IAF दस्ते में 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हैं। एयर शो के दौरान तेजस स्थैतिक और हवाई प्रदर्शन दोनों का हिस्सा होगा। सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम अपने एरोबैटिक्स शो का प्रदर्शन करेगी। 2021 संस्करण में भी भाग लेने के बाद तेजस और सारंग प्रदर्शन टीमों के लिए दुबई एयर शो में भीड़ को मंत्रमुग्ध करने का यह लगातार दूसरा अवसर है। IAF दस्ते का प्रदर्शन उसके C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान द्वारा किया जा रहा है। टीमें सबसे पहले 13 नवंबर 2023 को उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद दुनिया की अन्य प्रमुख हवाई प्रदर्शन टीमों के साथ हवाई क्षेत्र को साझा करेंगी। यह तेजस और ध्रुव जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों की भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानन उद्योग द्वारा की गई तीव्र प्रगति को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर है। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से भले ही प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के आसपास दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। लोगों ने कहा है कि प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1200 लोगों का चालान किया है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। निगम के अधिकारियों ने बताया है कि अभियान के तहत पहले से 10 नवंबर तक खुले में आग जलाने के मामले में 183 लोगों और निर्माण स्थलों पर 823 लोगों का चालान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 887 तंदूर भी हटाए गए हैं। राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। प्रदूषण संबंधी ग्रैब 4 नियमों के बीच अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। बीती रात हरियाणा के रेवाड़ी में NH8 पर रालियावास के पास नैपकिन बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। भारी भीड़ के कारण सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में GT रोड किनारे बसी एक सोसाइटी की 8वीं मंजिल पर आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मचारी दूसरे टावरों से होते हुए उस फ्लोर पर पहुंचे और आग में फंसे परिवार को बचाया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए कारोबारी अमित कात्याल को शनिवार को दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 16 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया गया है। अमित कात्याल राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के सहयोगी बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि डल झील में भीषण आग में कई हाउस बोट जल जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों को बचाया गया है। गोवा में आज दीपावली के उपलक्ष्य में पणजी के नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत प्रशांत आर्थिक संरचना और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 13 से 16 नवंबर तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को का दौरा करेंगे। पीयूष गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए यात्रा के दौरान प्रतिष्ठित व्यापारी व्यक्ति
प्रमुख शिक्षाविदों, अमेरिकी अधिकारियों और उद्योग जगत की अग्रणी शख्सियतों के साथ बातचीत भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री 13 से 14 नवंबर तक तीसरी व्यक्तिगत IPEF मंत्रिलीय बैठक में भाग लेंगे, जिसमें वार्ता की प्रगति पर महत्वपूर्ण ताजा जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। गोयल IPEF मंत्रालय बैठक के अवसर पर अमेरिकी वाणिज्य सचिव, USTR और अन्य IPEF भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राज्यों की जमीनी हकीकत का सुपर शो देखिए डीडी न्यूज चुनाव रथ शाम 7:30 बजे डीडी न्यूज पर। भारत में क्रिकेट का महाकुंभ 19 नवंबर को मिलेगा क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन। क्या टीम इंडिया खत्म करेगी 12 साल का सूखा या कोई नई टीम मारेगी बाजी? डीडी न्यूज पर हर गेम का रोमांच, विशेषज्ञ करेंगे जीत हार का विश्लेषण। देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या लगता है तुम लोगों को कि हम बस इतने से हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला कर लेंगे? सर, ये इंडियंस को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारे ब्रिटिश किंगडम को उखाड़ के फेंकने का प्लान बना रहे हैं। ये रही आपकी योजना रामप्रसाद जी। हम इन पैसों का करेंगे क्या? अधिक से अधिक हथियार खरीदेंगे। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और इस देश में स्वराज्य लाना चाहता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और कारोबार से जुड़ी खबरों की। घरेलू तार विनिर्माता कंपनी उषा मार्टिन ने सऊदी अरब में अपनी अनुषंगी की सहायक इकाई का गठन किया है। इस इकाई का गठन संयुक्त उद्यम जेवी कंपनी के रूप में किया गया है। उषा मार्टिन ने शेयर बाजार को 2 की दी सूचना में बताया है कि ब्रंटन वायर रोप्स इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड तार और संबंधित उत्पादों का वितरण, विनिर्माण और बिक्री करेगा। छुट्टियों वाले छोटे कारोबारी सप्ताह में शेयर बाजार की चाल घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़ों, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी। विश्लेषकों ने यह जानकारी दी है कि बाजार मंगलवार को दिवाली बली प्रतिबद्धता के अवसर पर बंद रहेंगे। रियल्टी फर्म श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 40% बढ़कर 608 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने बताया कि आवासीय परियोजनाओं की मांग बेहतर रहने के चलते उसकी बिक्री बेहतर रही। ऑनलाइन साइटों द्वारा दी जाने वाली भारी छूट, हाल ही के बारिश संबंधी आपदाओं और सेब के कम उत्पादन के कारण यहां दिवाली से पहले वस्तुओं की बिक्री में 30 से 40% की कमी आई है। व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष हरजीत कुमार मोंगा ने कहा है कि पारंपरिक वस्तुओं से जुड़े दुकानदार सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि लोग आधुनिक वस्तुओं की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन साइटों द्वारा भारी छूट, 14 दिन में मुफ्त एक्सचेंज के साथ दरवाजों पर रुपए का भुगतान करने की पेशकश ने शिमला के दुकानदारों की बिक्री पर बड़ा असर डाला है और बिक्री में 30 से 40% की गिरावट आई है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के निर्धारण वर्ष 2004 से 2005 के लिए BBC वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामले में राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। शेयर बाजार BSE का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 4 गुना होकर 118 करोड़ रुपए हो गया है। BSE के बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 29.4 करोड़ रुपए रहा था। गूगल अब AI की दुनिया में भी अपने पैर मजबूत करने की तैयारी में है। गूगल चैटबॉट स्टार्टअप Character.ai में करोड़ों डॉलर का निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। ये स्टार्टअप मॉडल्स को प्रशिक्षित करने और यूजर्स की मांग को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाना चाहता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 20% घट गया।
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने बताया है कि तेल की कीमतों और उत्पादन में गिरावट के कारण ही उसके मुनाफे में गिरावट आई है। अक्टूबर में यात्री वाहनों की अभी की सबसे बेहतरीन बिक्री रही है। अक्टूबर में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 16% बढ़कर 3,89,714 इकाई रही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों से टक्कर की आशंका को कम करने के लिए 4 पहिया वाहनों, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की कुछ श्रेणियों में विनिर्माण के समय ही मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रणाली टक्कर की स्थिति में समय रहते ही चेतावनी देगी। मंत्रालय ने इस संबंध में एक मसौदे में MOIS के लिए वाहन उद्योगों के लिए मानक तय किए हैं। इसे सार्वजनिक परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाएगा। कोल इंडिया ने जुलाई-सितंबर 2023 की तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। इस ऐलान में कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी है। कोल इंडिया ने नियामक फाइलिंग में कहा है कि सितंबर तिमाही में उनका कुल मुनाफा 12% बढ़ के 6,799 करोड़ रुपए हो गया था। मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पई ने बायजूस की सब्सिडरी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड में डेविडसन कैंपनर का मौजूद डेट इन्वेस्टमेंट खरीदा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा के भविष्य के बारे में कोई भी बात केवल तत्काल युद्ध विराम के बारे में ही होनी चाहिए। गजा पर संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन में बोलते हुए बिन फरहान ने कहा कि युद्ध विराम की मांग अरब और मुस्लिम देशों की एकीकृत स्थिति है। उन्होंने कहा कि उनके पास युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मत उपलब्ध है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम खुरैशी ने कहा है कि जब आप नेताओं को कानून का सम्मान करते हुए देखते हैं तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। पाकिस्तान के टांग जिले में एक पुलिस वैन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिससे कम से कम एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उन वैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के फैसले को 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया, जिनके निवास संबंधी दस्तावेज की अवधि इस साल समाप्त हो रही है। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने राजमार्ग परियोजना में हुए भ्रष्टाचार में कथित तौर पर शामिल रहे पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो बुशरा बीबी को कथित तौर पर प्राप्त कुछ राशि से संबंधित सबूत के हिस्से की जांच कर रहा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री माय अल कैला ने बिजली कट जाने और अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की कमी होने के बाद गजा के अल शिफा अस्पताल की ओर से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल परिसर में ईंधन खत्म होने के बाद शनिवार को परिचालन निलंबित कर दिया गया है। बिरयानी और सिंगापुर में इंडियन रोजक के नाम से जाने जाने वाले एक व्यंजन देश के पसंदीदा हॉकर फूड प्रतियोगिता के 12 विजेताओं में शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा है कि बात करने के बजाय गजा में संघर्ष पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। मार्च में तेहरान और रियाद के बीच वर्षों की शत्रुता समाप्त होने के बाद से यह किसी ईरानी राष्ट्राध्यक्ष की सऊदी अरब की पहली यात्रा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी गजा संकट पर एक असाधारण संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियाद पहुंचे। और अब बात क्रिकेट की। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और नीदरलैंड्स की टीम आज बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को अपने अंतिम लीग मैच में 93 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने 337 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम को 43 ओवर और 3 गेंदों में सभी विकेट खोकर 244 रन बना सके। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 337 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 84, तो रूट ने 60 और जॉनी बेयरस्टो ने 59 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। क्रिकेट विश्व कप के 43वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 306 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 44 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य विजय हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 177 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने नाबाद 63 रन की पारी खेली। डेविड वार्नर ने 53 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय ने सबसे सर्वाधिक 74 रन की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से शॉन एबॉट और एडम जाम्पा ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मार्कस स्टोइन्स को 1 विकेट मिला। YRF स्पाई यूनिवर्स ने दुनिया भर में लगभग 2400 करोड़ रुपए की कमाई की है। टाइगर 3 यशराज फिल्म्स की अगली स्पाई यूनिवर्स फिल्म है। टाइगर 3 12 नवंबर को थिएटर में प्रदर्शित होने वाली है। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने नोट लिखकर दर्शकों से टाइगर 3 के स्पॉइलर को लीक न करने को कहा है। इस फिल्म में इमरान हाशमी भी हैं। तेलुगु अभिनेता और हास्य अभिनेता सुनील ममूटी की आगामी फिल्म टर्बो के माध्यम से अपना मलयालम डेब्यू करने वाले हैं, जिसमें सुनील ममूटी मुख्य भूमिका में होंगे और इसका निर्देशन वैसाख ने किया है। फिल्म निर्माता किरण राव ने एक इवेंट में बॉलीवुड के मुद्दे पर बात की। साथ ही उन्होंने 2019 की फिल्म कबीर सिंह का उल्लेख किया। अभिनेत्री नयनतारा ने अरमम के 6 साल पूरे होने पर एक भावुक नोट लिखा। नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट के साथ फिल्म का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें वे खुद भी नजर आ रही हैं। सियामी खेर ने और अभिषेक बच्चन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा घूमर पर अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के अनुभव के बारे में बात कही है। सियामी खेर ने घूमर में अपनी भूमिका को सबसे भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभवों में से एक बताया है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भी नोटिस भेजा था। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने कथित तौर पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने 2 अपार्टमेंट बेचे हैं। रणवीर सिंह फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म डॉन 3 में अभिनय करने वाले हैं। 2006 में रिलीज हुई मूल डॉन में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और बोमन ईरानी की भूमिकाएं निभाई थीं। 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकन आधिकारिक तौर पर जारी हो गए हैं। रिकॉर्डिंग अकादमी ने 66वें वार्षिक पुरस्कार समारोह के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा की है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करते रहे। नमस्कार।